प्रिय छात्रों, संस्कृत विषय की आज की कक्षा में फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इसके पहले की कक्षाओं में संस्कृत के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर चुके हैं और मैंने जैसा आप सभी को बताया है कि संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र में जो लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र होता है वो 70 अंकों का होता है और उसमें दो खंड होते हैं, खंड क और खंड ख। दोनों ही खंड 35-35 अंक के होते हैं। हम लोग खंड ख पर चर्चा कर रहे थे। खंड ख जो कि 35 अंकों का होता है उसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उन व्याकरण से संबंधित प्रश्नों में जो व्याकरण के प्रकरण होते हैं वो 10 प्रकरण होते हैं। व्याकरण से संबंधित 10 प्रकरण होते हैं जिनसे वो प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनका कुल योग मिलाकर के 35 अंक होता है। हम लोग व्याकरण के प्रथम प्रकरण पर चर्चा कर रहे थे जिसका शीर्षक है प्रत्याहार एवं उच्चारण स्थान। हम लोगों ने कल की कक्षा में प्रत्याहारों का सामान्य परिचय प्राप्त किया था। मैंने आप सभी को प्रत्याहार बनाना सिखाने का प्रयास किया था। आज हम सभी उसके ही एक अन्य हिस्से पर उच्चारण स्थान पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हम सभी के मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं, ये ध्वनियां कहाँ से निकलती हैं, कैसे निकलती हैं? तो ध्वनियों का जो प्राकट्य होता है वो हमारे नाभि से चलकर और मन की इच्छा के द्वारा प्रकट होती है। लेकिन जब नाभि से श्वास हमारी चलती है, यदि श्वास हमारे मुख से बिना किसी बाधा के सीधे निकल जाती है तो फिर हमारे मुख से ध्वनि उत्पन्न नहीं हो पाती है। अर्थात जब श्वास नाभि से हमारे मुख विवर तक आती है और मुख विवर से या नासिका से जब बाहर होती है तो उससे पहले हमारे मुख के अंदर वह श्वास जिन अंगों के द्वारा बाधित होती है, जब हम कोई ध्वनि बोलने का प्रयास करते हैं तो उस ध्वनि में जो विकार, जो गड़बड़ी, जो परिवर्तन हमारे मुख के अंदर जिन अंगों के माध्यम से होता है उन्हीं अंगों को उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमें च बोलना है, तो जब हम च बोलने की शुरुआत करते हैं, च बोलने को सोचते हैं, मन हमारा उसके लिए प्रयास करता है, तो जो वायु नाभि से ऊपर की ओर आती है मुख की ओर, उसमें च बोलने की प्रक्रिया में हमारी जिह्वा उस वायु को, प्राणवायु को तालु के पास रोकती है। तालु के पास उसमें विकार आता है तो फिर च की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस तरह से अलग अलग स्थानों पर विकार उत्पन्न होने से हमारे मुख से अलग अलग ढंग की ध्वनियां निकलती हैं। अगर ये विकार न पैदा हो, ये गड़बड़ी न पैदा हो, प्राणवायु जो चलती है नाभि से मुख से बाहर निकलने तक की प्रक्रिया में और उसके बीच में अगर रुकावट न आए, विकार न हो, तो अलग अलग ढंग की ध्वनियां फिर नहीं निकल पाएंगी। फिर हमारे मुंह से बिना विकार के एक ही तरह की ध्वनि निकलेगी। किंतु प्रकृति की बड़ी कृपा है हम सभी मनुष्यों पर कि हम लोगों के अंदर ये शक्ति है कि हम लोग अपने मुख से अलग अलग ढंग की ध्वनियां निकाल सकते हैं। तो सार यह हो गया कि प्राणवायु जब नाभि से हमारे उत्पन्न होती है और मुख से बाहर या नासिका विवर से श्वास को ये बाहर आने से पहले हमारे मुख के अंदर जिन जगहों पर वो प्राणवायु में रुकावट पैदा होती है उन्हीं स्थानों को हम उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर बहुत शोध करने के बाद चीजें सामने रखी हैं। बड़े हो जाने पर बच्चे जो है भाषा विज्ञान के तहत इन सब चीजों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। किंतु महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में उच्चारण स्थान से संबंधित कुछ सूत्र दे रखे हैं जिनकी वजह से मुझे इन चीजों को, हम सबको इन चीजों को याद करने में बड़ी सहजता हो जाती है कि कौन सा वर्ण किस उच्चारण किस स्थान से निकलता है। अगर ये सूत्र न हो तो इस तरह से हमको ये याद करना कि अ का उच्चारण स्थान कहाँ है, क का उच्चारण स्थान कहाँ है, अ का कहाँ है, ऋ का कहाँ है, आदि अन्य वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है, इसको याद करना काफी दुष्कर हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं संस्कृत के अनुसार करीब 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, तो 46 वर्णों का उच्चारण स्थान याद करना एक एक अलग अलग वर्ण का काफी दुष्कर होगा। तो इसलिए महर्षि पाणिनि ने जो सूत्र हमारे सामने दिए हैं, यदि हम उन सूत्रों को याद कर लेते हैं तो उन सूत्रों के माध्यम से हमें बड़ी सहजता से पता चल जाएगा कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे गणित में होता है अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब a प्लस बी a माइनस बी है। तो एक विस्तार रूप को
a प्लस बी और a माइनस बी को जो ये विस्तारित रूप है इसका संक्षेपीकरण करके हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कह देते हैं। इसी तरह से कि क का उच्चारण यहाँ, ख का यहाँ, ह का यहाँ, इसको विस्तार रूप में याद करना काफी कठिन होगा, तो हमारे ऋषि मुनियों ने उसको संक्षिप्त में सूत्र के रूप में हमारे सामने रखा है। मैं आपके सामने इस सूत्रों की व्याख्या करूंगा जिनसे आपको समझना आसान हो जाएगा कि किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होता है। प्यारे बच्चों, ये आपके सामने बोर्ड पर सूत्र लिखे हुए हैं। जैसे पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, फिर इसके बाद इचुषानाम तालु, ऋतुलसानाम तन्तः, ऋटुर्खाणाम मूर्धा, उपुब्धमानीयानाम ओष्ठौ, एदैतो कंठ तालु, ओदौतो कंठ ओष्ठ, पकारस्य दंतोष्ठ, अनुस्वारस्य नासिका। इस प्रकार से ये जो सूत्र हमारे सामने है, हम इनकी आपको सामने व्याख्या करेंगे जिससे आप समझ सकें कि ये सूत्र क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे कि प्रत्येक सूत्र का पहला अक्षर क्या है। देखिए अ, दूसरे सूत्र में ई, तीसरे में री, चौथे में री और पांचवें में उ, छठे में ए, सातवें में औ। यहां तक आप देखिए सभी प्रथम वर्ण हमारे स्वर है। इसके बाद द्वितीय पर ध्यान दें तो प्रथम सूत्र के द्वितीय स्थान पर कु, दूसरे सूत्र के द्वितीय स्थान में चू, तीसरे सूत्र के तृतीय स्थान में टू और चौथे सूत्र के द्वितीय स्थान पे तू और पांचवें सूत्र के द्वितीय स्थान पर पू लिखा हुआ है, यानी कु, चू, टू, तू, पू। तो अब हम इनको ध्यान देते हुए चीजों को हृदयंगम करेंगे। प्यारे बच्चों, पहला सूत्र क्या कहता है? पहला सूत्र ये कहता है कि अ, कु, ह और विसर्ग। क्या ध्यान देंगे? अ, कु, ह और विसर्ग। ये जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। मैं यहां लिखता हूं अ। प्यारे बच्चों, ध्यान देना है कि संस्कृत में यदि ह्रस्व स्वर लिखा हुआ है किसी सूत्र में तो वहां उससे उसका आशय दीर्घ स्वर से भी होता है। अर्थात यहाँ अगर अ लिखा है तो इसका आशय छोटा अ से भी है और जो दीर्घ स्वर है बड़ा वाला आ जिसे हम बोलते हैं वह भी यहाँ छिपा हुआ है, वो अ में ही छिपा है। तो अ से तात्पर्य यहाँ अ और आ हो गया। फिर ये कु, कु से तात्पर्य क्या हो गया? कु का मतलब क वर्ग, क, ख, ग, घ और अंगा। ये पांच वर्ण हमारे आते हैं क वर्ग में। तो ये क, ख, ग, अंगा, ये किस्सा कु का। फिर क्या है? ह, ये ह और फिर विसर्ग। ये इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इस सूत्र का विस्तारित रूप ये है। ठीक है। फिर प्यारे बच्चों फिर से ध्यान देंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं व्यंजन में हमारे जो वर्ग होते हैं जैसे क, ख, ग, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क से लेके म तक जो ये व्यंजन है इनको स्पर्श व्यंजन की संज्ञा दी जाती है और ये पांच वर्गों में विभाजित है। क वर्ग की लाइन में क, ख, ग, अंगा, च वर्ग की लाइन में च, छ, ज, झ, इया, ट वर्ग की लाइन में ट, ठ, ड, ढ, अणा और त वर्ग की लाइन में त, थ, द, ध, न तथा प वर्ग की लाइन में प, फ, ब, भ, म। तो प्यारे बच्चों, ये जो पांचों लाइनें हैं स्पर्श व्यंजन की क से लेके म तक, इन प्रत्येक लाइनों का जो प्रथम अक्षर होता है, प्रथम वर्ण होता है, उसी आधार पे उस पंक्ति को हम क्या बोल देते हैं? क वर्ग। जैसे क, ख, ग की लाइन में पहला अक्षर, पहला वर्ण क्या है? क, तो हम इस लाइन में क्या बोल देते हैं? क। द्वितीय पंक्ति का पहला अक्षर क्या होता है? च, तो हम उस पंक्ति को क्या नाम दे देते हैं? च वर्ग। तीसरी लाइन की शुरुआत किससे होती है? ट, ठ, ड, ढ, अणा, तो हम ट पहले है तो लाइन क्या नाम दे देते हैं? ट वर्ग। फिर चौथी लाइन की शुरुआत में त से होती है, आगे है त, थ, द, ध, न, तो हम इसका नाम क्या दे देते हैं? त वर्ग। इसी तरह से अंतिम पांचवा जो स्पर्श व्यंजन की पांचवी पंक्ति है उसमें पहला अक्षर प होता है और आगे प, फ, ब, भ, म तक होता है। इस तरह से क्योंकि प शुरुआत में है इसलिए इस पंक्ति का नाम हम प वर्ग बोलते हैं। अर्थात ये क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये अंतिम वाला प वर्ग।
अब संस्कृत क्या करता है, वो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग न बोल करके इस शुरुआती को कवर्ग को कु से, कु, चवर्ग अर्थात चू, टवर्ग अर्थात टू, तवर्ग अर्थात तू, पवर्ग अर्थात पू। तो ये सूत्रों में आप देखिए जो द्वितीय स्थान पर लिखा हुआ है कु यानी कवर्ग, चू अर्थात चवर्ग, टू अर्थात टवर्ग, तू अर्थात तवर्ग और पू यहाँ भी छोटा ऊ है प में मिला हुआ, वो आगे का ऊ इसमें मिलकर इससे बड़ा ऊ हो गया, तो पू का अर्थ भी पवर्ग हो गया। इन ऊ चू टू तू पू ये कितने हैं गए, ऊ चू टू तू और पू, ये 5 अक्षर हमारे 5 वर्गों को दर्शाते हैं। कु का अर्थ कवर्ग, चू का अर्थ चवर्ग, टू का अर्थ टवर्ग, तू का अर्थ तवर्ग और पू का अर्थ पवर्ग। कु का अर्थ कवर्ग यानी क ख ग घ अंगा, चू का अर्थ चवर्ग यानी च छ ज झ इया, टू का अर्थ टवर्ग यानी ट ठ ढ अ, और इनको भी संक्षेप में हम क्या बोलते हैं, उदित। यानी कि अगर संस्कृत में पूछा जाता है कि उदित क्या होते हैं तो उसका जवाब है ऊ चू टू तू पू। और ये उदित क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि इनमें जो ऊ लगा है ये ऊ बाद में गायब हो जाता है, इसका अंत हो जाता है, इसलिए इन सबको उदित बोलते हैं। तो उदित कितने होते हैं, 5। और वो कौन कौन से, ऊ चू टू तू पू। और ये उदित क्या दर्शाते हैं, ये उदित अलग अलग वर्गों को दर्शाते हैं। व्यंजन के जो स्पर्श व्यंजन है उन वर्गों, स्पर्श व्यंजन के अलग अलग वर्गों को दर्शाते हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपने कु चू टू तू पू जो ये लिखा है इनका आशय आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग आगे इसी तरह से दूसरे सूत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा सूत्र क्या है, इचुय शानाम तालु। ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि ई और मैं जैसा मैंने बताया कि सूत्रों में जब ह्रस्व स्वर होता है तो हम उससे दीर्घ स्वर भी उसका आशय मानते हैं, अर्थात यहाँ ई और बड़ी ई दोनों हो गया। ठीक, इसके बाद है चू, और जैसा मैंने भी बताया 5 जो उदित है उनमें से एक है उदित। चू, चू यानी चवर्ग, चवर्ग का आशय हो गया च, छ, ज, झ और इया, ये 5 हो गए चवर्ग के। और फिर है य और ये शीटी वाला श, जिसे आप तालव्य श भी कहते हैं। ये इतने जो वर्ण है इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु हो गया। इस तरह से अलग अलग वर्णों को याद करना कि इनका उच्चारण स्थान तालु है, इसकी अपेक्षा ये सूत्र को याद करना ज्यादा सहज है। बस हमें यह है कि सूत्रों की व्याख्या हमारे मन में स्पष्ट हो। अब अगला सूत्र है ऋटुर खाणा मूर्धा। ऋटुर खाणा मूर्धा ये क्या कहता है, ये कहता है री, ये संस्कृत में स्वर है और इसका दीर्घ इस प्रकार से होता है, ये री। इसके बाद है टू, ये भी एक उदित है, टवर्ग, टू का अर्थ टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ और अण। इसके बाद है ये र, और फिर ये पेट कटा खटकोण वाला ह्र। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। इसके बाद अगला सूत्र क्या है, ऋतुल सानाम दंत। ऋतुल सानाम दंत, इसकी व्याख्या करते हैं। संस्कृत में प्यारे बच्चों ध्यान देंगे दीर्घ एक स्वर होता है पर इसका दीर्घ नहीं होता है। अब है दूसरा तू, तू का अर्थ तवर्ग यानी त, ध और न। इसके अलावा क्या है यहाँ पर स। ये इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होता है, दंत से। फिर है उपउद्यमानियाना मोष्ठ। इसमें उ और पू ये दो तो आपके काम के हैं। इसके बाद इसमें उपधमानी जुड़ा हुआ है। उपधमानी आप लोगों से इसका बहुत आशय नहीं है, फिर भी मैं दिखाता हूं। पू यानी छोटा उ और बड़ा उ, दोनों उ से आशय हो गए। और इसी में पू है, पू यानी प, फ, ब, भ और म, ये पवन। ये उपधमानी ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए कि इतना ही आप अभी हृदयंगम करें, समझें। इसका अगला सूत्र है ए दैतो कंठ तालु। ये क्या कहता है, ये कहता है देखिए ए, ये कहता है
ए और ऐ से मिला हुआ है। तो ये ए और ये द के ऊपर जो ऐ की मात्रा है ये ऐ को दिखाता है, ये ऐ ए ऐ। इन दोनों स्वरों का उच्चारण स्थान कहां से होता है? कंठ तालु से। इसी तरह से ओ दौ तौ कंठ होष्ट है। इसमें ओ और ये औ, द में जो औ की मात्रा लगी है दिखाता है ओ के बाद औ कहां पे है? ये ओ है और ये द में औ मिला हुआ है, ये ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठोष्ठ। इसके बाद बकार से दंतोष्ठ, ये सूत्र है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। इसके बाद आपका बचा अनुस्वार से नासिका, अर्थात अनुस्वार जो आप अक्षरों के ऊपर ये बिंदी लगाते हैं, जिसे आप अनुस्वार कहते हैं वर्णों के ऊपर, इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। इस तरह से सारे सूत्रों की व्याख्या हुई। पहले बच्चों देखिए सारे स्वर आ गए, अ आ ई और ये उ री री ए ऐ ओ और अंग, ठीक है। इसके बाद व्यंजन आप देखिए सारे आ गए, अ भ ग घ अंगा, छ छ ज ज ञ, ट ठ ड ढ अणा, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये हो गए 5 वर्ग। इसके बाद 4 अंतस्थ होते हैं जो व्यंजनों में, उनको आप देखिए य र और ऋतुलसाना, यहाँ एक चीज छूट गया था, ऋतुलसाना त थ द ध न, फिर इसका ल है, ये यहाँ पे प्यारे छूट गया था, ये ल और तब स। तो य र ल और व, ये 4 अंतस्थ ये भी आ गए। और इसके बाद 4 ऊष्म वर्ण होते हैं, देखें वो भी आ गए नहीं, ये है श ख स और ह, ये देखिए श ख स और ह, आपके चारों ऊष्म वर्ण भी आ गए। इसके बाद अलावा अयोमा में अनुस्वार और विसर्ग, ये दो भी आ गए। इस प्रकार से हमारी पूरी वर्णमाला इन सूत्रों के द्वारा समेट ली गई है। इन सूत्रों के द्वारा हम इन सभी वर्णों के उच्चारण स्थान को ध्यान रख सकते हैं। ध्यान देना है प्यारे बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ये हमारा उच्चारण स्थान है और ये सूत्र है। इन सूत्रों की व्याख्या ये है, अर्थात ये वर्णों का उच्चारण स्थान ये है, ये उच्चारण स्थान है हमारे, जिनको हमको ध्यान रखना है। लेकिन इसके लिए प्यारे बच्चों हमें इन सूत्रों को याद करना पड़ेगा। कैसे याद करना पड़ेगा? अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठ, मैंने अलग अलग इसलिए दिखाया है ताकि आपको व्याख्या करने में आसानी रहे, समझने में क्या क्या है। बाकी सूत्र पूरा एक साथ मिला हुआ है, अर्थात ऐसे उसको विसर्जनीय नाम यहाँ तक और कंठ, इचुषानाम तालु, ऋतुर्खाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंतः, उपधमानीयानाम ओष्ठः, एतैतो कंठ तालु। और इस तरह से सारे सूत्र हैं। प्यारे बच्चों आपके मन में शंका आएगी कि ये अंत में तो नाम नाम ये क्या है? ये विभक्ति के अनुसार जब शब्दों को हम लिखते हैं तो विभक्ति का पहचान, विभक्ति सूचक पहचान होती है। जैसे रामः रामौ रामाः रामम, तो इस तरह से विभक्ति सूचक पहचान है, षष्ठी विभक्ति की पहचान है। यहाँ 2 ही वर्ण है, इसलिए द्वितीया विभक्ति की पहचान है द्विवचन की। यहाँ एक ही है, इसलिए एक वचन है केवल। और इसी तरह से यहाँ भी एक ही वर्ण है, इसलिए एक वचन षष्ठी विभक्ति का है। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन है और बाकी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, क्योंकि कई वर्ण है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज हमारा प्रत्याहारों का सामान्य परिचय जिनकी चर्चा कल हुई थी और उच्चारण स्थान उसका एक हिस्सा था, उसकी चर्चा हमने आज की। हमें ये उम्मीद है, आशा है कि आपने ध्यान से इसको देखा और समझा होगा। लेकिन प्यारे बच्चों अलग अलग वर्णों को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और उनका अभ्यास करिए। अलग अलग प्रत्याहारों को लिखिए और उनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ऐसा जब आप अभ्यास करेंगे तभी आपको अच्छी तरह से चीजें कंठस्थ होंगी। इस तरह से आज की कक्षा संपन्न हुई। चलते चलते पूर्व की बात हम सभी विश्व कल्याण की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।